वीवर्स जस्ट इमेजिन कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएं हमारे अर्थ के जैसा प्लैनेट ढूंढने के लिए, लेकिन स्पेसशिप में कुछ खराबी आने के कारण वो सब किसी अनजान प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं। पर वहाँ तो उन्हें अलग अलग क्रिएचर्स और खतरनाक जानवरों का सामना भी करना पड़ा था। पर क्या वो सब टाइम ट्रेवल करके वापस अर्थ पर आ पाएंगे, इस बारे में तो देख कर ही पता लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें उस टाइम की पृथ्वी दिखाई जाती है जब टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस हो चुकी थी। हम इंसानों ने तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरी पृथ्वी के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया था। अब गाड़ियां सड़क पर नहीं बल्कि हवा में उड़ती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के इतनी ज्यादा बढ़ने की वजह से अर्थ पर पॉल्यूशन भी बेहिसाब बढ़ता ही जा रहा था। आने वाले कुछ सालों में तो पृथ्वी हमारे रहने लायक रह ही नहीं जाएगी और तब शुरुआत होगी डिस्ट्रक्शन की। इन्हीं सारी चीजों का सोल्यूशन निकालने के लिए यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल रिसर्च सेंटर ने प्रोफेसर जॉन नाम के एक एस्ट्रोनॉट को मिशन दिया था, जिसमें कि जॉन अपनी पूरी फैमिली के साथ एक स्पेस मिशन पर जाएंगे, जहां पर यूनाइटेड नेशन को जुपिटर प्राइम नाम का एक प्लेनेट मिला था और इस नए प्लेनेट का वातावरण 90% पृथ्वी जैसा था। इसीलिए वो अंदाजा लगा रहे थे कि जुपिटर प्राइम पर जाकर हम इंसान रह सकते हैं, यानी कि जुपिटर प्राइम हमारा नया घर होगा। जॉन सभी रिपोर्टर्स को ये बता रहा था कि जब वो जुपिटर प्राइम पर पहुंच जाएंगे तो वो उस प्लेनेट पर एक हाइपर गेट बना देंगे और वैसा ही सेम हाइपर गेट अर्थ पर भी होगा, जिससे कि हम पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसानों को काफी कम टाइम में जुपिटर प्राइम प्लेनेट पर पहुंचा सकें और इससे हमारे रिसोर्सेज की काफी बचत होगी। यूनाइटेड नेशन ने तो इस मिशन की तैयारी करना स्टार्ट भी कर दिया था और ये इतिहास का सबसे बड़ा स्पेस मिशन माना जा रहा था। लेकिन अब जॉन की छोटी बेटी, जिसका नाम बेनी होता है, वो इस मिशन में जाने के लिए रेडी ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें स्पेसशिप में पूरे 10 सालों तक क्रायो स्लीप में रहना पड़ेगा। दरअसल क्रायो स्लीप एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें कि सभी एस्ट्रोनॉट्स को नाइट्रोजन के अंदर बंद कर दिया जाता था और इन सारी चीजों में उनकी ना ही उम्र बढ़ती थी और ना ही बॉडी का शेप। पर वहीं दूसरी तरफ जॉन का बेटा विल इस मिशन के लिए काफी एक्साइटेड था, क्योंकि विल को टाइम ट्रेवल वाली चीजों में काफी इंटरेस्ट होता है। उसने तो अपने स्कूल में टाइम ट्रेवल पर प्रोजेक्ट बनाकर फर्स्ट प्राइज भी हासिल किया था। पर वो अपने फादर जॉन से काफी नाराज भी होता है, क्योंकि वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। दरअसल जॉन अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो अपने फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाता। अब हमें स्मिथ नाम का एक डॉक्टर दिखाया जाता है, जो कि प्रोफेसर जॉन का फैमिली डॉक्टर हुआ करता था। डॉक्टर स्मिथ तो अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, जो उसे एक मिशन देती है कि वो जॉन के स्पेसशिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, जो कि स्पेस की तरफ लॉन्च होने वाला है। डॉक्टर स्मिथ तो बड़ी सावधानी से जॉन के स्पेसशिप में पहुंच जाता है। वो वहाँ के एक एआई रोबोट के सिस्टम में कुछ चेंजेस करने लगा था, जिससे कि वो पूरे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन सिस्टम में पहले से कुछ खराबी होने के कारण डॉक्टर स्मिथ को इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया था। और अब कुछ घंटे बीतने के बाद जॉन और उसकी पूरी फैमिली स्पेसशिप में बैठकर अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। वो सभी लोग तो क्रायो स्लीप में चले गए थे। स्पेसशिप का पायलट, जिसका नाम टॉम होता है, वो भी क्रायो स्लीप में चला गया था और अब वो सब अंतरिक्ष में पहुंचकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर स्मिथ होश में आ गया था। डॉक्टर स्मिथ ये देखकर एकदम शॉक हो गया था कि वो अब अंतरिक्ष में पहुंच गया है और ये स्पेसशिप जुपिटर प्राइम प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगी है। वो रोबोट भी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जो कि सारी चीजें डिस्ट्रॉय करते रहता है। और अगर ऐसा हुआ तो स्पेसशिप के डिस्ट्रॉय होने से डॉक्टर स्मिथ भी बाकी लोगों के साथ मारा जाएगा। इसीलिए डॉक्टर स्मिथ जॉन और बाकी लोगों को क्रायो स्लीप से उठा देता है। जॉन तो डॉक्टर को यहाँ देखकर एकदम से शॉक ही हो गया था, लेकिन अब बहुत ज्यादा डैमेज होने के बाद स्पेसशिप अपने डायरेक्शन से भटक गई थी। इसीलिए जॉन तुरंत ही स्पेसशिप के डायमेंशंस को ठीक करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन के बेटे विल ने बड़ी समझदारी दिखाई और थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करके उसने रोबोट को कंट्रोल में कर लिया था और अब विल उस रोबोट को रिमोट से कंट्रोल कर सकता था। सारी सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद जॉन डॉक्टर स्मिथ को बड़े गुस्से से पकड़कर ये पूछ रहा था कि उसे आखिरकार यहाँ पर किसने भेजा है। डॉक्टर स्मिथ तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था, इसीलिए जॉन डॉक्टर स्मिथ को एक अलग ही कंपार्टमेंट में बंद कर देता है। इतनी सारी चीजें होने के बाद जॉन और उसकी पूरी फैमिली को पता चलता है कि वो डायरेक्शन बदलने की वजह से एक अलग ही डायमेंशन में आ गए हैं और अभी तक इस डायमेंशन के बारे में इंसानों को कुछ भी पता ही नहीं था। इसीलिए अब वो सब बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में जॉन और बाकी लोगों को एक बड़ी सी स्पेसशिप दिखाई देती है। देखने में तो वो स्पेसशिप इंसानों द्वारा बनाई गई लग रही थी, पर लग रहा था कि अभी उसके अंदर कोई मौजूद ही नहीं है।
टॉम और जॉन उस स्पेसशिप में मैसेज भेजकर भी ट्राई करते हैं पर उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसीलिए वो सब उस दूसरी स्पेसशिप में जाने का डिसाइड करते हैं। टॉम डॉक्टर स्मिथ को भी अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा था क्योंकि वो यहाँ पर रहेगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर करेगा। वहीं जॉन के बेटे विल ने उस खराब हुए रोबोट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। इसीलिए अब जॉन, टॉम, डॉक्टर स्मिथ और वो रोबोट निकल पड़ते हैं उस दूसरे स्पेसशिप की तरफ। अंदर से तो वो दूसरा स्पेसशिप काफी बड़ा लग रहा था। उस जगह पर तो बहुत सारे पेड़ पौधे भी उग चुके थे, लेकिन बहुत ज्यादा सर्च करने पर भी उन्हें एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। तभी टॉम को एक बंदर जैसा छोटा सा क्रिएचर मिलता है जो कि यहाँ से वहाँ भाग रहा था। टॉम ने जब उसे अपने हाथों में लिया तब उसे पता चला कि ये क्रिएचर अपने मन मुताबिक बॉडी का कलर बदल सकता है। वहाँ पर तो इसी तरीके के बहुत सारे जानवर थे, पर तभी उन्हें काफी तेजी से चलने की आवाज आती है। वहाँ पर तो भारी संख्या में रोबोटिक मकड़ियाँ आ गई थी जो कि नॉर्मल मकड़ियों से काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती हैं। वो सारी मकड़ियाँ वहाँ पर आकर उन सभी पर हमला करने लग जाती हैं। इसीलिए जॉन जल्द से जल्द सभी लोगों को लेकर अपने स्पेसशिप में चला गया था, लेकिन वो सारी रोबोटिक मकड़ियाँ अंतरिक्ष में ट्रेवल करते हुए उनके स्पेसशिप पर भी आ गई थी और अब वो सारी मकड़ियाँ मिलकर स्पेसशिप में छेद करने लग जाती हैं। जॉन की वाइफ को उन्हीं मकड़ियों का एक पैर मिल गया था जिसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसे पता चला कि ये मकड़ियाँ रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए अब टॉम उस दूसरे स्पेसशिप का सिस्टम हैक करता है और थोड़ी देर के लिए उसके इंजन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो सारी रोबोटिक मकड़ियाँ दूसरे स्पेसशिप की रोशनी देखकर उसके तरफ बढ़ने लगती हैं। और अब टॉम के पास मौका था कि वो उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करके उन सारी मकड़ियों को खत्म कर दे। और अब टॉम तो बिना कुछ सोचे समझे उस दूसरे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो मकड़ियाँ तो मर गई थी, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिससे कि टॉम की स्पेसशिप भी डैमेज होती है। और वो सब तो अब धमाके के झटके की वजह से एक अनजान प्लेनेट पर आके गिर जाते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि उन्हें इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा लग रही होती है, यानी कि ये प्लेनेट इंसानों के रहने लायक हो सकती है। जॉन और टॉम मिलकर जब इस प्लेनेट को एनालाइज करते रहते हैं तब उन्हें कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। प्रोफेसर जॉन तो कह रहा था कि उन्हें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। अब जॉन और टॉम मिलकर उस बड़े से बबल की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद जॉन को उस जगह पर एक बहुत ही बड़ी मशीन मिलती है। जॉन ने जब उसे ध्यान से देखा तब उस मशीन के ऊपर जुपिटर 2 लिखा हुआ था। जॉन तो एकदम शॉक ही हो जाता है क्योंकि उनकी भी स्पेसशिप का नाम जुपिटर 2 ही था। दरअसल जॉन और बाकी सब गलती से 20 साल बाद के समय में आ चुके हैं जहाँ उनकी स्पेसशिप इसी प्लेनेट पर आकर फंस जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विल अपने रोबोट को ठीक करता रहता है क्योंकि वो अब पूरी तरीके से खराब हो चुका था। विल तो उस रोबोट को बड़ी आसानी से ठीक करने लगा था क्योंकि अभी भी उस रोबोट की प्रोग्रामिंग उसके पास ही थी। अब उस बड़े से बबल के अंदर जॉन और टॉम पर एक रोबोट ने हमला कर दिया था, जिससे कि वो दोनों कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। कई घंटों के बाद जब जॉन को होश आता है तब उसके सामने एक अनजान आदमी खड़ा हुआ था और ये और कोई नहीं बल्कि जॉन का बेटा विल होता है, जो 20 साल बाद इतना बड़ा हो चुका था। विल ने तो अपने फादर को एक ही बार में पहचान लिया होता है। अब दूसरी तरफ छोटा विल अपनी मॉम को बिना बताए हुए उस बड़े से बबल के अंदर आ जाता है। ताज्जुब की बात ये थी कि उस जगह पर जॉन की वाइफ और उसके दोनों बेटियों की कब्र रखी गई थी, यानी कि 20 साल बाद जॉन की वाइफ और उसकी बेटियां मर जाएंगी और उस टाइम पर सिर्फ विल ही बचेगा जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। अब बड़ा वाला बिल जॉन को बता रहा था कि उसने इतने सालों में टाइम मशीन बना ली है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही आदमी को टेलीपोर्ट करने की कैपेसिटी है। और अब विल उसी टाइम मशीन का यूज करके 20 साल पहले जाना चाहता था जब वो सब अर्थ से इस मिशन के लिए निकले थे, ताकि विल कैसे भी करके स्पेसशिप को लॉन्च होने से रोक सके और ये करने से वो अपनी फैमिली को बचा लेगा। जॉन विल को समझाता है कि समय के साथ इस तरीके की छेड़खानी करना अच्छा नहीं है और ऐसा करने से बहुत ही खतरनाक नतीजे सामने आ सकते थे। हालांकि विल जॉन की बात मान जाता है पर वो उससे काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि 20 साल पहले जब वो सब यहाँ पर आए थे तब जॉन ने बबल में जाने से पहले विल से वादा किया था कि वो लौट कर जरूर वापस आएंगे, लेकिन जॉन वापस नहीं आ पाया। वो सब एक दूसरे से ये सारी बातें करते ही रहते हैं। तभी डॉक्टर स्मिथ ने बड़ी चालाकी से छोटे वाले विल को गन पॉइंट पर ले लिया था और अब डॉक्टर स्मिथ को भी ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। डॉक्टर स्मिथ कह रहा था कि उसे कैसे भी करके ये टाइम मशीन चाहिए, नहीं तो वो विल को जान से मार देगा। तभी अगले ही मोमेंट में डॉक्टर के पीछे एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ गया था जो बड़े डरावने आवाज में कहता है कि मैं डॉक्टर स्मिथ हूँ। दरअसल ये क्रिएचर डॉक्टर स्मिथ ही होता
है जो 20 साल बाद क्रिएचर बन चुका था। डॉक्टर स्मिथ के बॉडी पर उन्हीं रोबोटिक मकड़ियों ने काट लिया होता है जिसके रिएक्शन की वजह से वो क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया था। और अब डॉक्टर स्मिथ ने तो अपने इंसानी रूप को ही मार दिया होता है। वो क्रिएचर वाला डॉक्टर स्मिथ अपने रोबोट को कमांड देता है कि वो जाकर जॉन, विल और टॉम को पकड़ ले। वो रोबोट तो उन सभी को कैद करने के लिए उनके पास जाने लगता है। तभी छोटा विल उस रोबोट से बात करने लगा था क्योंकि 20 साल पहले छोटे वाले विल ने ही उस रोबोट को बनाया होता है। लेकिन इतने सालों बाद डॉक्टर स्मिथ ने उस रोबोट की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी थी, इसीलिए वो रोबोट प्रॉपरली विल की बात मान नहीं रहा था। लेकिन विल के बहुत ज्यादा याद दिलाने पर उस रोबोट की यादें वापस आ जाती हैं, यानी कि अब वो पूरी तरीके से छोटे विल के कंट्रोल में था। टॉम जॉन से कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक कोर रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी। दरअसल कोर रिएक्टर की मदद से उनकी खराब हुई स्पेसशिप के इंजन को बूस्ट दिया जा सकता था। इसीलिए जॉन टॉम और छोटे विल को जाने के लिए कहता है और वो तो खुद कोर रिएक्टर ढूंढने के लिए निकल गया था। यहाँ बड़े वाले विल ने अपनी टाइम मशीन कंप्लीट कर ली थी, पर तभी उस जगह पर डॉक्टर स्मिथ का क्रिएचर वाला रूप आ जाता है। विल को पता चल गया था कि इसी क्रिएचर ने ही उसके माँ बाप को मारा था और अब वो क्रिएचर विल की टाइम मशीन पर कब्जा करना चाहता है। इसीलिए डॉक्टर स्मिथ ने बिना टाइम वेस्ट किए विल पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो अब अपना असली फॉर्म दिखाता है और एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर स्मिथ ने तो विल को डैमेज देकर दूर ढकेल दिया था, पर वो जैसे ही टाइम मशीन के अंदर जाता तभी उस जगह पर जॉन आ गया था जो उस क्रिएचर से लड़ाई करने लगता है। हालांकि उस लड़ाई में जॉन कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा था, पर जॉन ने डॉक्टर स्मिथ के बॉडी पर थोड़े से चोट पहुंचा दिए थे। और ये सारी चीजें जॉन का एक प्लान होता है क्योंकि डॉक्टर स्मिथ की बॉडी जिस हिसाब से जनरेट हुई थी उसे वो रोबोटिक स्पाइडर्स काफी पसंद करते थे और अब इसीलिए वो सारे स्पाइडर डॉक्टर स्मिथ की बॉडी पर चले आते हैं और जहाँ जहाँ पर भी उसे चोट लगी थी वो उसके अंदर घुसकर बेरहमी से डॉक्टर स्मिथ को खाने लग जा रहे थे। जॉन ने तो मौका देखकर उस क्रिएचर को टाइम मशीन के पोर्टल में फेंक दिया था और अब वो क्रिएचर ऐसी लिक्विड में गिर जाता है जिसने कि उसकी पूरी बॉडी एकदम से डिस्ट्रॉय कर दी थी। जॉन ने तो बड़े वाले विल को भी बचा लिया था और अब वो दोनों सही सलामत बाहर आ जाते हैं। पर तभी जॉन देखता है कि उसकी स्पेसशिप हवा में उड़ने लगी है, यानी कि टॉम और उसके बाकी फैमिली मेंबर्स ने स्पेसशिप को ठीक कर लिया। लेकिन वो जैसे ही थोड़ी दूर पर जाते हैं तभी उनके स्पेसशिप से एक बहुत ही बड़ा पत्थर टकरा गया था और अब उनका स्पेसशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जॉन के सारे फैमिली मेंबर्स मारे जा चुके थे, पर उस बड़े वाले विल के पास एक आइडिया होता है। उसने तो अपनी टाइम मशीन को उस समय में सेट कर लिया था जब स्पेसशिप उस पत्थर से टकराई थी, क्योंकि वो चाहता था कि उसके फादर जॉन उसी स्पेसशिप में चले जाएं और इस बड़े से पत्थर से टकराने से पहले अपने फैमिली मेंबर्स को बचा ले। इसीलिए बड़ा वाला विल जॉन को टाइम मशीन में फेंक देता है क्योंकि उसके टाइम मशीन में सिर्फ एक ही आदमी जा सकता था, यानी कि अब विल ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी जॉन और अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए। और अब इसके बाद जॉन अपने फैमिली मेंबर्स के पास स्पेसशिप में पहुंच गया था। उसने अपने फैमिली वालों को बड़े से पत्थर से तो बचा लिया था, पर अब कुछ ही देर में वो पूरा प्लेनेट एकदम से डिस्ट्रॉय होने वाला था। तो अब जॉन और टॉम बड़ी बहादुरी दिखाते हैं और वो सब तो बड़े बड़े पत्थरों से बचते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन अब पूरा प्लेनेट एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिससे कि उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल बन जाता है। वो ब्लैक होल तो इतना पावरफुल था कि वो अपने आसपास की बड़ी से बड़ी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जा रहा था। जॉन और बाकी सब तो उस जगह से दूर जाने की कोशिश करते रहते हैं, पर अब उनकी स्पेसशिप भी ब्लैक होल के अंदर चली गई थी। लेकिन अब इसके बाद वो सब किस डायमेंशन में चले गए इस बारे में किसी को भी आइडिया ही नहीं था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल लेखक ने इस कहानी के माध्यम से अंतरिक्ष के डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताया है और अंतरिक्ष को जितना छोटा हम समझते हैं वो उससे भी बड़ी लाखों गुना एरिया में फैली हुई है। पर कुछ ही सालों में टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के कारण हम अंतरिक्ष के सभी भागों को एक्सप्लोर कर लेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।